शुभ वंदन बच्चों। हिंदी सागर में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम गद्य खंड का पाठ 17 संस्कृति का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं भदंत आनंद कौसलायन। तो सबसे पहले इनके लिए इनका परिचय प्राप्त कर लेते हैं। भदंत आनंद कौसलायन का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम हरनाम दास था और इन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। हिंदी से भी कौसलायन जी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने देश विदेश की काफी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। ये गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में इनका निधन हो गया। तो ये थी इनकी संक्षिप्त जानकारी। अब पाठ का सारांश क्या है, पूरा पाठ किसके ऊपर दिया गया है, ये थोड़ा सा बता देते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भनंत आनंद जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु हैं अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिणाम मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं है, वह न सभ्यता है और न ही संस्कृति। धर्म के आधार पर जो संस्कृति का बंटवारा करते हैं, उनकी उन्होंने बहुत निंदा की है। चलिए अब पंक्तिबद्ध तरीके से इस पाठ की व्याख्या करते हैं। अगर आप इसको पंक्तिबद्ध तरीके से अच्छे से समझ लेंगे, तो कहीं से भी कोई प्रश्न बनकर आ जाए, आप उसका बहुत अच्छे ढंग से आंसर दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। देखिए, हम अपने जीवन में सभ्यता और संस्कृति जैसे दो शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग करते हैं। हम कहीं भी जाते हैं, तो अगर हम एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं, तो कहते हैं वहां पर कि भाई यहाँ की संस्कृति अलग है, वहाँ की संस्कृति अलग है। हम संस्कृति को खान पान से और पोशाक से जोड़ लेते हैं। और सभ्यता वहाँ के रहने वाले लोग कैसे हैं, क्या करते हैं, तो इस तरह के अपने ही हम अपना आप ही उसको परिभाषित कर देते हैं। ये दोनों शब्द बहुत ज्यादा प्रयोग में तो लाए जाते हैं, लेकिन इनका अर्थ जल्दी से समझ में नहीं आता है। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता, आध्यात्मिक सभ्यता, बौद्धिक सभ्यता, तो तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है, वह भी गलत सलत हो जाता है। समझे? जब इनके साथ में कुछ और विशेषण लग जाते हैं, तो जो हम समझ रहे हैं कि भौतिक सभ्यता क्या होता है और साथ में उसके भौतिक सभ्यता लग गया, विशेषण जुड़ गया, तो जो शब्द समझ में आ भी रहा है, जो उसका अर्थ समझ में आ रहा है, वो भी गलत हो जाता है। क्या क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। तो लेखक इसे समझाने की कोशिश कर रहा है किस तरह से कि कल्पना कीजिए उस समय की जब समाज का मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। अर्थात जो मनुष्य है, वो अग्नि के बारे में नहीं जानता था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले पहल आग का आविष्कार किया होगा, वह कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। देखिए, आज तो घर घर चूल्हा जलता है, हर चीज पका के खाई जाती है। आग के जरिए हम बहुत सारे चीजें और भी उपयोग में लाते हैं। लेकिन जिस समय आग का आविष्कार नहीं रख- न- आविष्क- आग का आविष्कार नहीं हुआ होगा, उस समय मनुष्य कैसे रहता होगा? और जिसने सबसे पहले ये सोचा होगा कि आग का आविष्कार कैसे करना चाहिए, उसकी उसको आवश्यकता महसूस होगी, उसने उसको करने की कोशिश की होगी, तो वही सबसे बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। दूसरा उदाहरण भी ये दे रहे हैं कि मनुष्य के दिमाग में, अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय ना था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले पहल यह बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। तो यहाँ पर ये लेखक दो उदाहरणों के माध्यम से समझाना चाह रहा है कि सभ्यता और संस्कृति क्या है।
यहाँ पर 2 उदाहरण दिए गए। सबसे पहला उदाहरण दिया आग का, कि जब आग का आविष्कार नहीं रहा रहा होगा, किसी के दिमाग में आया होगा कि 2 पत्थरों को घिस करके और उससे चिंगारी निकाली जा सकती है, उससे चिंगारी निकाली गई होगी और फिर आग का आविष्कार किया गया होगा। या फिर मनुष्य पहले पत्ते लपेट करके रहता था, लेकिन फिर उसको ठंड लगती थी, गर्मियों में गर्मी लगती थी, तो उसने सुई धागे का आविष्कार करने की सोची होगी। तो जिन्होंने सुई धागे का आविष्कार किया और आग का आविष्कार किया, वो बहुत बड़े आविष्कारकर्ता रहे होंगे। इन्हीं 2 उदाहरणों पर विचार कीजिए। यह लेखक कह रहा है, पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति की विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। मतलब एक तो विचार आया, उसके अंदर शक्ति जागी और फिर उसने उसका आविष्कार कर दिया। ठीक है। तो जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग व सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति है। समझ में आया क्या हुई संस्कृति? मतलब जब किसी व्यक्ति को किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, तो उसे किसी चीज की आवश्यकता महसूस हुई। वो कच्चा मांस खाता था, तो उसको पका हुआ मांस खाने की आवश्यकता हुई कि अगर हम पका हुआ मांस खाएं तो हम ठीक रह सकते हैं और अपनी भूख मिटा सकते हैं। तो उसने आग का आविष्कार करने की सोची और फिर पूरी शक्ति लगा करके आग का आविष्कार कर दिया। इसी तरह सुई धागे का आविष्कार किया, सुई धागे का आविष्कार हुआ और व्यक्ति विशेष की सरकत, तो वही व्यक्ति जिसने सुई धागे का आविष्कार किया और जिसने आग का आविष्कार किया उसे हम कहेंगे संस्कृत व्यक्ति। ठीक। और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसे अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। और जिसने सबसे पहले आगे का आविष्कार किया वो तो हो गया संस्कृत व्यक्ति, लेकिन उस आगे के आविष्कार के बाद उसके आधार पर, उस आगे के आविष्कार के आधार पर और जो उसके मतलब मॉडिफाई होता चला गया। मतलब कि जैसे कि आग का आविष्कार सबसे पहले हुआ, उसके बाद में चूल्हा जलाया जाने लगा, फिर आग से की मशालें बनने लगी, रोशनी की जाने लगी। उसके उस नए तथ्य के आधार पर तरह तरह के तथ्यों की खोज होती चलेगी, तो वो सब कहलाएगी सभ्यता। और समझते हैं इसको किस तरह से, और लेखक समझा रहे हैं, जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता रहा होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। समझ आया? जिसने सबसे पहले किसी नए तथ्य की खोज की है, वही संस्कृत व्यक्ति कहलाएगा। और जिसने उस तथ्य के आधार पर, चाहे वो कितना ही आगे बढ़ गया हो, वह संस्कृत व्यक्ति नहीं कहलाएगा, वह कहलाएगा सभ्य व्यक्ति। अब देखिए एक एक उदाहरण लेते हैं। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। सबसे पहले न्यूटन ने गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आपने सुना होगा न्यूटन के बारे में एक कहानी सुन रखी होगी कि न्यूटन जो है वो, उसने सबसे पहले सेब को नीचे गिरते हुए देखा, तो उसने कहा भाई ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। इस तरह की एक मनगढ़ंत कहानी है जो आपने न्यूटन के बारे में सुनी होगी। तो न्यूटन ने ही सबसे पहले गुरुत्व आकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया था। उसी ने सोचा था इसके बारे में और उसी ने इसका आविष्कार किया। तो वह संस्कृत व्यक्ति है। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित तो है, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान है। देखिए, उसको पता है सबसे पहले किसने क्या गुरुत्वाकर्षण के नियम का तथ्य कौन खोज कर लाया। सबसे पहले खोज की न्यूटन ने। अब न्यूटन ने उसकी नींव रख दी। उसके आधार पर, उस नए तथ्य के आधार पर जो भौतिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो बहुत कुछ जानते हैं और उन्होंने उस आधार पर बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट कर लिए। तो जो जिन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिए उसके आधार पर वो कहलाएंगे संस्कृत व्यक्ति। ठीक है। और न्यूटन कहलाएगा
संस्कृत व्यक्ति वो कहलाएंगे सभ्य व्यक्ति जिन्होंने उसके नए तथ्य के आधार पर बहुत सारे और एक्सपेरिमेंट कर लिए। और जिसने सबसे पहले नया तथ्य खोजा वो कहलाएगा संस्कृत व्यक्ति, अर्थात न्यूटन हुआ संस्कृत व्यक्ति। लेकिन उसके साथ ही उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिनसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कहला सकते। समझ समझ आ गया आपको? संस्कृत व्यक्ति कौन कहलाएगा? न्यूटन। उसके आधार पर जो आगे बढ़ा वो संस्कृत व्यक्ति नहीं कहला सकता, वो कहलाएगा सभ्य व्यक्ति। आगे के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही होगी। कदाचित पेट की ज्वाला मतलब पेट की भूख। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने, शीतोष्ण क्या होता है? शीत मतलब ठंड और उष्ण मतलब गर्मी और सर्दी से बचने के लिए तथा शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा होगा। सुई धागे का आविष्कार क्यों हुआ होगा? सर्दी गर्मी से बचने के लिए और शायद शरीर को सजाने के लिए। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन भी ढका हुआ है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह ये जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। देखिए, एक व्यक्ति है कि चलो ठीक है उसका पेट भी भर गया, तन भी ढक गया, मतलब आग का आविष्कार भी हो गया, सुई धागे का आविष्कार भी हो गया, लेकिन फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। तो जो एक संस्कृत व्यक्ति है वो अगर खुले आसमान के नीचे सो रहा है उदाहरण के लिए, तो वो फिर भी परेशान है। क्यों परेशान है? कि वो खुले आकाश के नीचे सो रहा है तो वो ये सोच रहा है कि भाई आकाश जो है ये मोती भरा थाल है क्या? वो उसके नए तथ्य के बारे में सोच रहा है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। जो वास्तव में संस्कृत व्यक्ति है, जो किसी नए तथ्य की खोज करता है, वो कभी भी निठल्ला नहीं बैठ सकता है। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत व्यक्तियों से ही मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनुष्यों से भी मिला है जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरस्कार करता था। भौतिक प्रेरणा ज्ञानिस्पा, क्या दो क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? संस्कृति मतलब जो नए तथ्य की खोज करता है, तो भौतिक प्रेरणा मतलब किसी चीज से प्रेरणा लेना और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, क्या यही संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं, रूस का भाग्य विधाता लेनिन अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता था। आखिर ऐसा वह क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा तृष्णा के वशीभूत लड़ती कटती मानवता सुख से रह सके। देखिए सारे इतने सारे उदाहरण दिए हैं कि एक चिड़िया है वो अपने बच्चे के मुंह में कौर क्यों डालती है, या एक माँ है वो अपने बीमार बच्चे को गोदी में लिए क्यों बैठी रहती है जबकि वो भी सो सकती है। ठीक है, ऐसे ही जो है वो जो कार्ल मार्क्स हैं उन्होंने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और आज से 2500 साल पहले सिद्धार्थ जो एक राजा के बेटे थे उन्होंने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि जो लालच के वशीभूत ये लड़ती कटती मानवता है, जो मनुष्य है, ये सब सुख से रह सके ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना सारा घर बार अपने पति सॉरी अपनी पत्नी अपने बच्चे अपने माता पिता सबको उन्होंने त्याग दिया था। तो ये सब क्यों होता है? ये सब लोग कौन है? यही सब लोग कौन है? संस्कृत व्यक्ति हैं जो किसी नए तथ्य की खोज कर रहे हैं, नया ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं।
हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी संस्कृति है। और जो योग्यता किसी महामानव के से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। ठीक है। संस्कृति क्या हो गई? जो किसी नए ज्ञान का खोज करे। तो ये सब चीजें नए ज्ञान की खोज करते हैं, इसलिए ये सब संस्कृति है। और सभ्यता, अब सभ्यता क्या है? सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। मतलब किसी नए तथ्य की खोज हो गई, अब उसके आधार पर जो भी कार्य हो रहा है वो उसका सभ्यता है, संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। ठीक है। आगे का आविष्कार हुआ तो हमने खाने पीने के तरीके बदल दिए। ठीक है। सुई धागे का आविष्कार हुआ तो हमारे ओढ़ने पहनने की जो पोशाकें हैं वो बदल गई। तो ये सब क्या है? ये सब सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे उसकी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उसकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह असंस्कृति होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति का अवश्यभावी परिणाम सब असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? देखिए, क्या बता रहे हैं वो? ये लेखक ये कहना चाह रहा है कि अगर हमने किसी चीज का आविष्कार किया है, जैसे हमने आग का आविष्कार किया खाना पकाने के लिए, लेकिन अगर उसी आग से किसी का घर जला दिया जाए तो वो क्या कहलाएगी? संस्कृति या असंस्कृति? तो जो मनुष्य के विनाश का कारण बनती है वो असंस्कृति ही कहलाएगी, असभ्यता ही कहलाएगी। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह न संस्कृति है न रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर नहीं बैठा जा सकता। ठीक है। ये संसार क्या है? परिवर्तनशील है। यहाँ तो हर चीज परिवर्तनशील होती ही रहती है, परिवर्तन होता ही रहता है। कभी कोई चीज हमेशा जीवित नहीं रही है। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, अर्थात नए तथ्य की खोज की है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी है जिसकी रक्षा के लिए दल बंदियों की जरूरत हो। जब वो नए तथ्य की खोज करता है तो उसे दल बंदियों की जरूरत नहीं होती है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। मानव संस्कृति क्या है? एक अविभाज्य वस्तु है। आजकल लोग बाग धर्म के आधार पर संस्कृति को बांट रहे हैं और धर्म के अनुसार ही संस्कृति को देखा जा रहा है। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो जो संस्कृति है उसका जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याणकार की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। यानी कि हमारी संस्कृति जिसने सबसे पहले नए तथ्य की खोज की है वही स्थायी है। तो यह था आज का चैप्टर, संस्कृति और संस्कृति, जिसके अंदर दो चीज़ बताई गई, संस्कृति और सभ्यता। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।